अस्सलाम वालेकुम। हार्ट फेलियर की ड्रग समझने से पहले हार्ट फेलियर की टर्म और हमारी बॉडी जो है उसके पास क्या कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स हैं इसको ओवरकम करने के लिए वो समझना ज़रूरी है। जब हमारा हार्ट है, हार्ट की इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो इतना ब्लड पंप कर सके कि हम कार्डिक आउटपुट जो है उसकी इतनी हो कि वो बॉडी की नीड्स को पूरा कर सके, तो उसको तब हम कहते हैं कि दिस कंडीशन इज़ नोन एज हार्ट फेलियर। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा abnormally इन्हेंस कर जाता है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो है शॉर्टलेसनेस इन ब्रेथ, फटीग, फ्लूइड रिटेंशन। जो हार्ट फेलियर है, कार्डिक मसल की पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जिस तरह कि एक्शन पोटेंशियल। अब ये देखें, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है हार्ट में, ठीक है, तो सबसे पहले फेज ज़ीरो जो है यहाँ पे, फेज ज़ीरो, ये सोडियम चैनल्स इधर ओपन होते हैं, ठीक है, और फास्ट इनवर्ट करंट जाता है अंदर की तरफ। जो सेल है ना, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी से करंट जाता है। अब ये जो अपस्ट्रोक है ना, ये एंड हो जाता है एज अ सोडियम चैनल्स जो हैं वो रैपिडली इनएक्टिवेट भी हो जाते हैं। पहले वो एक्टिवेट होते हैं, डिपोलराइज हो जा मतलब ये होती है, यहाँ पे हो रही होती है डिपोलराइजेशन, ठीक है। सोडियम चैनल्स एक्टिवेट होते हैं और फिर जो सोडियम चैनल्स है ना, फ़ौरन से वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमारे पास फेज़ वन स्टार्ट होता है। फेज़ वन को पार्शियल रिपोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे इनएक्टिवेट हो रहे हैं सोडियम चैनल्स और पोटाशियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं और फिर उनकी जो वो जो है ना आउटवर्ड की तरफ, पोटाशियम चैनल्स का जो आइंस हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं। फिर एक प्लेट्यू की फेज़ आ जाती है। प्लेट्यू की फेज़ में ये होता है कि वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो इसके अंदर ना स्लो इनवर्ट करंट मतलब डिपोलराइजिंग स्टेट आती है, ठीक है, जो बैलेंस करता है पोटाशियम की लीकेज को, जो बैलेंस करता है इस स्टेप को, जब पोटाशियम जो आइंस हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रहे थे। फिर हमारे पास आता है रिपोलराइजेशन। इसमें कैल्शियम चैनल्स भी बंद हो जाते हैं, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, रिजल्ट वो भी फिर बाहर की तरफ मूव करते हैं, लीड टू मेम्ब्रेन की जो है वो रिपोलराइजेशन हो जाती है। अब हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आता है कि हमारे पास नेट गेन जो है वो नेट गेन ऑफ पोटाशियम एंड लॉस ऑफ पोटाशियम, गेन ऑफ सोडियम एंड लॉस ऑफ पोटाशियम। अब जो भी इम्बैलेंसमेंट जनरेट होता है ना, पोटाशियम जो सोडियम पोटाशियम एटीपेस इंजाइम है उसको ठीक कर लेता है। फिर जो है डिपोलराइजेशन जो इंक्रीज हुई है उसकी वजह से जब डिपोलराइजेशन बढ़ता है ना, तो सोडियम की जो परमेबिलिटी है कार्डिक के जो मायोसाइट्स हैं उसमें इंक्रीज हो जाती है। अब डिपोलराइजेशन की वजह से जो सेल है वो फिर नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये साइकिल जो है वो चलता है और जो करंट है वो पूरी की पूरी जो हार्ट है, हार्ट के सेल टू सेल वो मूव करता है एक्शन पोटेंशियल। और इस तरह जो हमारा हार्ट पास जो है ना, ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को, ठीक है। सबसे पहले ये जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड में जो है ना वो करंट जो है वो जनरेट होता है। ऐसे नोड के अंदर, ऐसे नोड जो है इट इज ये ना कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, पेस मेकर सेल्स की बनी हुई होती है अपर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, और उस जंक्शन पे जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा जो होती है एंटर हो रही होती है, ठीक है। अब पेस मेकर सेल्स जो होते हैं वो जनरेट क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही होती है और ऐसे नोड जो है जो जिस मतलब रेट जिस पे ऐसे नोड ने जनरेट करना है डिपेंड्स अपॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वो डिपेंड कर रही होती है। फिर वो ट्रांसफर करता है, स्प्रेड करता है क्रॉस द एट्रिया। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद एवी नोड, एवी नोड जो होता है यहाँ पे एवी सेप्टम पे लोकेटेड है। दिस इज एवी नोड, यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ से कोरोनरी आर्टरी भी निकल रही होती है। यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास होते हैं एवी बंडल तक, जिसको आप बंडल ऑफिस भी कहते हो। और इस नोड से फिर आगे फर्दर जाते हैं परकिंजी फाइबर। बंडल ऑफिस के आगे ब्रांचेस होती हैं। राइट बंडल ब्रांच जो राइट वेंट्रिकुलर को जाती है और लेफ्ट की तरफ। और परकिंजी फाइबर्स जो होते हैं ये ग्लाइकोजन के बने होते हैं। इनमें मतलब दे आर हैविंग ग्लाइकोजन और इनमें बहुत ज़्यादा गैप जंक्शन भी होती है। अब ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जो होता है वो मूव करता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, ठीक है। कि इस स्टेप के बाद हमने देखना है एक टर्म देखनी है कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ना पता है किस चीज़ की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की। अब जो कार्डिक सेल्स है ना, कार्डिक सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जब कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। अब एक ड्रग है डिजॉक्सिन,
वो हम हार्ट फेलियर के पेशेंट में ही देते हैं, उसकी मैनेजमेंट में ही देते हैं। वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। इट हैज़ पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। अब हमारी अगर बॉडी है उसमें मतलब हार्ट फेलियर है एक पेशेंट को, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगी हार्ट फेलियर को ओवरकम करने के लिए। सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हमें पता है बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के मसल्स में, ठीक है। वो देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है ना वो कम हो गया, ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, वो देखते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गया, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देंगे, एक्टिवेट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बताया वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज होती है। एपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करेगी और हार्ट रेट बढ़ाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एवी कंडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है, और एवी कंडक्शन बढ़ जाएगी। अब ना जो सिंपैथेटिक एसएनएस रिलीज होता है ना, एसएनएस सॉरी एक्टिवेट होता है, तो एपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। इस तरह हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं इस पे जाके नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करती है। नॉरएपिनेफ्रिन इस तरह करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, जब एसएनएस एक्टिवेट होगा। अब जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, जो हार्ट में जो वीनस रिटर्न आ रहा होता है, वीनस ब्लड का जो रिटर्न आ रहा होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, वीनस रिटर्न भी इन्हेंस हो जाएगा। वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा, कार्डिक का प्री लोड इंक्रीज करेगा। ये प्री लोड क्या होता है, प्री लोड इंक्रीज करेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। अब प्री लोड क्या होता है, प्री लोड ये होता है कि जब हार्ट का मसल जो है जो वेंट्रिकल्स जो है ना, वेंट्रिकल्स में जो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट, ठीक है, जब एट द एंड ऑफ डायस्ली, ठीक है, जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो अमाउंट ऑफ ब्लड ऑन विच जो वेंट्रिकल्स हैज टू वर्क एंड पुश इट आउट, जितना अमाउंट डायस्ली के एंड पे जब हार्ट में से रिलैक्स होता है उसके एंड पे जो यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है ना, जो वेंट्रिकल्स ने क्या करना होता है, इजेक्ट करना होता है, ठीक है, बॉडी में, तो जिस पे उसने वर्क करना होता है उसको पुश करने के लिए, टू पुश इट आउट, ठीक है, ये होता है प्रीलोड। तो कार्डिक प्रीलोड भी बढ़ेगा, जब यहाँ पे वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डिक प्रीलोड भी बढ़ेगा, इस तरह कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। ये हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर, ठीक है, उसको ओवरकम करने के। फिर हमारे पास आता है रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब जो किडनी है ना, किडनी सेंस करेगी कि उसको ब्लड प्रेशर कम मिल रहा है, तो वो क्या एक्टिवेट करेगा, रीनिन एंजाइम। रीनिन ने जो है जो एंजियोटेंसिन 2 बढ़ा देना, दैट इज वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये बढ़ा देना जी इसने, और एल्डोस्टेरोन भी बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन जो है ना उसने तो सोडियम और वाटर की क्या करा देनी है, रिटेंशन, ब्लड का जो वॉल्यूम है उसने क्या कर देना, बढ़ा देना, ठीक है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ा देना। एंजियोटेंसिन 2 जो है वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना हमारी पूरी बॉडी के अंदर, उसको ये क्या करवाना है, इसने वैसोकंस्ट्रिक्ट करवाना, वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवानी। जस्ट लाइक जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है और इसने नॉरएपिनेफ्रिन ने अपने अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे हार्ट इसके ब्लड वेसल्स पे बाइंड करके क्या इफेक्ट शो किया है, वैसोकंस्ट्रिक्शन का, ठीक है, और क्या बढ़ाया है, वीनस रिटर्न बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में एंजियोटेंसिन 2 जो वो पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये भी वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा। अब एक और बात मैं आपको बताऊँ, हार्ट जो है जब पंप करता है ब्लड तो रिलैक्स होता है, जब मतलब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो ब्लड प्रेजेंट होता है चैम्बर्स में जिस पे हार्ट के वेंट्रिकल्स को काम करना पड़ता है टू इजेक्ट इट आउट, वो होता है प्रीलोड। लेकिन अब जो ऑब्वियसली हार्ट से ब्लड पंप होके पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स में जाता है ना हमारी बॉडी के, तो एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करवा दिया है, कॉन्स्ट्रिक्शन, हम जो वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर ना प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मेजरली प्रेजेंट होते हैं, जो रेजिस्ट करते होते हैं, जो वैसे ही रेजिस्ट कर रहे होते हैं ब्लड को, ठीक है, मतलब पेरिफेरी वस्कुलर रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अब जब जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी ना तो वो रेजिस्टेंस भी क्या खड़े करेगी, बढ़ेगी।
तो हमारे हार्ट के मसल्स को उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं आफ्टर लोड। प्री लोड भी बढ़ गया और आफ्टर लोड भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्री लोड और आफ्टर लोड मिलके हार्ट का जो वर्क लोड है ना वो बढ़ जाता है। समझ आई है? अब एक्टिवेशन के बाद अगर हार्ट जो है ना जो एंजियोटेंसिन 2 भी चलो बढ़ गया, रीनिन, एल्डोस्टेरोन, ये सब कुछ इंक्रीज हो गया, आफ्टर लोड प्री लोड भी बढ़ गया। हार्ट जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो जनरेट कर सके, ठीक है। तो इस सब के रिजल्ट में पता है पे क्या हो जाता है, इट लीड्स टू एडीमा, पेरिफेरी एंड पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स। ये जो पेप्टाइड्स हैं ना ये सिक्रीट होती हैं हार्ट की वॉल्व्स, और जो वॉल्व्स हैं वो सिक्रीट कर रही होती हैं नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। अब हमें पता है कि यहाँ प्री लोड भी बढ़ गया, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे प्री लोड बढ़ गया, ठीक है, प्री लोड बढ़ गया। हमने देखा आफ्टर लोड भी बढ़ गया, राइट। अब जो है ना नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स सिक्रीट होती हैं, वो अल्फा टाइप की भी होती हैं, बीटा टाइप की भी होती हैं और सी टाइप की भी होती हैं। क्या करवाती हैं नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड? हार्ट जो है ये वेसोडाइलेशन करवाएंगी, ठीक है। ये नाइट्रोयूरेसिस, सोडियम को बॉडी से सिक्रीट करवाएंगी, वेसोडाइलेशन करवाएंगी, और इससे एल्डोस्टेरोन जो को नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स हैं वो कम करती हैं और रिड्यूस करती हैं मायोकार्डियल फिब्रोसिस, ठीक है। ये जो है ना हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट फेलियर के जरिए मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी भी हो जा रही है। अच्छा, ये हमारा हार्ट का मसल है, ठीक है। हार्ट जब स्ट्रेच करता है ना, जब इसमें ब्लड फिल हो रहा होता है, अब जितना ब्लड फिल हो रहा होता है, ठीक है, कि वीनस रिटर्न है, एट्रिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रिया, ये वेंट्रिकल्स। अब ना पहले हार्ट का मसल ना ब्लड जब फिल होता है ना तो ये स्ट्रेच करता है, ठीक है। फिर वो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, बढ़ रहा होता है। कभी कभी पता क्या होता है, जब हार्ट जो है ना फ्लूइड की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, हार्ट के मसल्स बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाते हैं, तो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब इसका ब्लड को इजेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। समझाइए? मतलब वेंट्रिकल्स जो है ना ये हार्ट को ब्लड सही से पंप नहीं कर सकते, स्पेशली जब प्री लोड बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इतना ज़्यादा यहाँ पे चैम्बर्स में ब्लड प्रेजेंट हो कि ब्लड हार्ट की इतनी टेंडेंसी ना हो कि उसको मतलब उस पर वर्क मतलब इतना ज़्यादा हार्ट की टेंडेंसी ना हो कि हार्ट जो है पंप कर सके ब्लड, ठीक है। वेंट्रिकल जहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट हो जाए, इतना ज़्यादा कि वेंट्रिकल्स हैज़ टू वॉक इट, उसको मतलब वेंट्रिकल्स को काम करना पड़ता है, उसको बाहर की तरफ पुश करना पड़ता है, तो वेंट्रिकल्स की टेंडेंसी कम हो जाए, तो हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। ये भी हार्ट फेलियर का सिम्टम है। या फिर वेंट्रिकल्स को ना कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले रिलैक्स होते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है, और वो ब्लड को फिल करते हैं। कभी कभी वेंट्रिकल्स की वॉल हो जाती है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, ठीक है, तो जो ब्लड जो है वो फिल, वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है ना वो हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट की जो मसल्स की एबिलिटी है ना रिलैक्स होने की, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रिक्शन, ठीक है। ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वो होता है कि जो वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेजेंट होता है जिस पे हार्ट को काम करना होता है टू पुश इट आउट, मतलब प्री लोड हो जाता है,
प्रीलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। हार्ट की इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि हार्ट उस पर काम करके वो ब्लड जो है वो सही से पंप कर सके, तो वो हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन, हार्ट इजेक्शन फ्रिक्शन, मतलब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। और कभी कभी ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, और कभी कभी हार्ट के जो वेंट्रिकल के मसल्स हैं वो थिक हो जाते हैं, मतलब जब हार्ट रिलैक्स, पहले कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब हार्ट के चैम्बर्स ब्लड से फिल होते हैं तो वो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। अब जो थिक हो जाते हैं ना वॉल, तो एबिलिटी हार्ट के मसल की रिलैक्स होने की कम हो जाती है, ये सही से फिल ही नहीं होता, ये फिल नहीं हो पाता, तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। अब जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के, ठीक है, ये कार्डिक आउटपुट रिस्टोर कर लें, मतलब कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ये रीनन वाली नाइट्रोयूटिक पेप्टाइड अगर कर लेते हैं हार्ट के मसल कार्डिक आउटपुट तो ठीक है, लेकिन अगर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं मेंटेन करने के लिए कार्डिक आउटपुट को, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो है डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेल हो गए, ठीक है। इसमें ये होता है कि मतलब इसके सिम्टम्स क्या है, डिस्पेनिया ऑन एक्सर्शन, ऑर्थोपेनिया, ठीक है, और नॉक्टर्नल डिस्पेनिया, फिटीग, एडीमा, ये सारी चीज़ें ना बॉडी में बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है आगे कि हार्ट फेलियर को हम मैनेज कैसे करते हैं। हमने अपना एक तो फ्लूइड इंटेक कम कर देना है, ठीक है, फ्लूइड इंटेक कम करना है, सोडियम का लेवल बॉडी में कम करना है, डायूरेटिक्स हम देंगे पेशेंट को, हमने ऐसा करना है कि मतलब ऐसा कुछ करना है कि हमने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव करनी है। हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमने उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है ना उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो वो जो ड्रग्स है वो हम इंशाल्लाह कल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।